कौन इनकी लड़ाई लड़ रहा है? इनके अधिकारों की कौन लड़ाई लड़ रहा है? इनको इज्जत सम्मान दिलाने की कौन लड़ाई लड़ रहा है? इनको इनके अधिकार दिलाने की कौन लड़ाई लड़ रहा है? आज ये कमान बहन कुमारी मायावती जी के हाथ में है और हर व्यक्ति खुशहाली के साथ इस प्रदेश में रहता था, अमन चैन से रहता था। लेकिन ये बात अच्छी नहीं लगी। किन्हें अच्छी नहीं लगी? भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, कांग्रेस पार्टी के लोगों को, समाजवादी पार्टी के लोगों को अच्छी नहीं लगी। और उन्होंने ये सोच लिया कि अगर 2012 में इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन गई तो फिर देश में भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। और सम्मानित साथियों, अभी हमारे पार्टी के जिम्मेदार साथियों ने बहुत कुछ बात आपके बीच में रखी, लेकिन थोड़ी सी बात मैं अपनी भी आपके बीच में रखूंगा, क्योंकि आज हम लोग आपके बीच में अपनी नेता बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का पैगाम लेकर पहुंचे हैं। और उस पैगाम को मैं आपके बीच में रखने से पहले थोड़ी सी बात जरूर आपके बीच में रखूंगा, क्योंकि साथियों, आज जिस झंडे के नीचे हम इकट्ठा हुए हैं, जिस पार्टी से हम ताल्लुक रखते हैं, वो पार्टी इस देश में अपना अलग से एक नियम बना के चलती है। उसकी अलग से एक मिशन है। हमारी पार्टी दूसरी पार्टियों की तरीके से नहीं है, क्योंकि दूसरी पार्टियों का मकसद, जितनी भी इस देश के अंदर पार्टियां हैं, उनका मकसद है अपने आपे को मजबूत करना, अपने लोगों को मजबूत करना और अपने आप को आगे बढ़ाना। और हमारी पार्टी का मकसद है इस देश में रहने वाले दबे कुचले मजलूम बेसहारा लोगों की लड़ाई लड़ना और उनको उनके अधिकार दिलाना। ये हमारी पार्टी का मकसद है। और आपको मालूम होगा, जब 14 अप्रैल सन 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनी थी, तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम जी ने कहा था कि साथियों, ये पार्टी के साथ साथ एक मिशन है और इस मिशन का मकसद होगा इस देश में रहने वाले हर समाज को, हर व्यक्ति को बराबरी का दर्जा दिलाना, हर समाज को, हर व्यक्ति को उसके अधिकार दिलाना, हर समाज को, हर व्यक्ति को इज्जत और सम्मान दिलाना और हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान दिलाना। इस मिशन का असली मकसद होगा, ये माननीय काशीराम जी ने कहा था। और साथ साथ ये भी नारा दिया था कि जितनी जिसकी संख्या होगी उतनी उसकी हिस्सेदारी होगी, कोई किसी की हक तलफी नहीं करेगा, जितना जिसका हिस्सा होगा उसे उतना हिस्सा मिलेगा। ये भी नारा माननीय काशीराम जी ने दिया था। और हकीकत है, आपने देखा होगा, जब भी बहुजन समाज पार्टी ताकत में आई है तो बहुजन समाज पार्टी ने सर्व समाज के हित के कार्य किए हैं, सर्व समाज के हित में फैसले किए हैं। हर समाज को सम्मान देने का काम बहुजन समाज पार्टी में हुआ है। और ये वास्तव में एक मिशन है। और इसके मिशन की शुरुआत सन 1984 से नहीं हुई, ये आजादी से बहुत पहले से चल रहा है। इस मिशन का मकसद है इस देश में रहने वाले जो 88-90% लोग हैं, उनका हक दिलाने के लिए। वो किसी एक समाज के लोग नहीं हैं, वो दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, मुसलमान भी हैं, प्रकाष्ठ के गरीब भाई भी हैं। जो इस देश के अंदर 88% लोग रहते हैं, उनको उनका हक दिलाने के लिए ये मिशन आज से नहीं, आजादी से बहुत पहले से चल रहा है। इन 88-90% लोगों को इनका हक दिलाने के लिए, इन्हें इज्जत और सम्मान दिलाने के लिए, इन्हें बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए, इन्हें रोटी, कपड़ा और मकान दिलाने के लिए इस लड़ाई को सबसे पहले महात्मा ज्योतिबा फूले साहब ने शुरू किया था। उन्होंने इनकी लड़ाई लड़ी और वो चले गए लड़ाई लड़ते लड़ते। फिर ये कमान किसने संभाली? ये फिर कमान छत्रपति साहू जी महाराज ने संभाली। उन्होंने भी इनकी लड़ाई लड़ी और वो भी लड़ते लड़ते चले गए। फिर ये कमान गुरु नारायण सिंह जी ने संभाली। उन्होंने भी इनकी लड़ाई लड़ी और वो भी लड़ते लड़ते चले गए। फिर ये कमान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संभाली। उन्होंने भी इनकी लड़ाई लड़ी और वो भी इस लड़ाई को लड़ते लड़ते हमारे बीच से चले गए। फिर ये कमान बाबा मान्यवर काशीराम जी ने संभाली।
और उन्होंने भी इनकी लड़ाई लड़ी और वो भी इनकी लड़ाई लड़ते लड़ते हमारे बीच से चले गए। आज ये कमान किसके हाथ में है? आज इस देश में रहने वाले इन दलित, पिछड़े, मुसलमान, अपर कास्ट के 88% लोगों की कमान किसके हाथ में है? कौन इनकी लड़ाई लड़ रहा है? इनके अधिकारों की कौन लड़ाई लड़ रहा है? इनको इज्जत सम्मान दिलाने की कौन लड़ाई लड़ रहा है? इनको इनके अधिकार दिलाने की कौन लड़ाई लड़ रहा है? आज ये कमान बहन कुमारी मायावती जी के हाथ में है। और उन्होंने भी ये फैसला कर रखा है कि जब तक इस देश में रहने वाले इन दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, प्रकाश के गरीब भाइयों को, 88% लोगों को इस देश का हुक्मरान नहीं बना दूंगी, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। फैसला बहन कुमारी मायावती। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनका एक पल इस मिशन के लिए है। इन 80-90% लोगों के अधिकारों के लिए वो लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कोई अपना परिवार भी नहीं बसाया। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है, चाहे यहाँ दलित समाज के भाई हैं, चाहे यहाँ पिछड़े समाज के भाई हैं, चाहे यहाँ मुसलमान समाज के भाई हैं, चाहे प्रकाश के गरीब भाई हैं, उन सब से मेरी गुजारिश है कि लड़ाई बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती हमारी लड़ाई लड़ रही है। हमें इस लड़ाई में शामिल हो जाना चाहिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस दिन इस देश के 88% लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ गए तो प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक तुम्हारा होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकेगी। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बात बहुत सारी करनी चाहता था आपके बीच में, और मेरे सामने खास तौर से हमारे मुसलमान भाई भारी तादाद में बैठे हैं। आज मैं सोचता हूं कि थोड़ी सी रोशनी अपने मुसलमान भाइयों की तरफ डाल दूं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज देखो किस हालत में हो आप, क्या पोजीशन है आपकी। आज कहने के लिए आपकी गिनती होती है कि हम 18%, 20% है, लेकिन हमारी क्या हैसियत है यहां? आज के वक्त में कोई हैसियत हमारी नहीं है। कोई हमारे ऊपर जुल्म करता है, हमारी हिम्मत ये नहीं कि आप क्यों जुल्म कर रहे हो। कोई हमारे इदारे को नुकसान पहुंचाता है, हम नहीं कह सकते क्यों इदारे को नुकसान पहुंचा रहे हो। कोई हमारे बेटे का इनकॉन करता है तो हम ये नहीं कह सकते क्यों कर दिया। कोई हमारे बुजुर्ग की बेइज्जती करता है तो हम नहीं कह सकते क्यों कर दिया, क्योंकि आज हम इस देश के अंदर सबसे कमजोर हैं। और कमजोर होने का कारण क्या है? कमजोर होने का कारण खुद हमारे फैसले हैं। हमने कभी सोच समझकर फैसला नहीं लिया। हमारे जज्बात से जो खेल लिया, हमारे जज्बात को जिसने भड़का दिया, हम उसी के हो लिए। और आपने देखा होगा, कहते हैं कि मुसलमान जज्बाती होता है। हर हकीकत में मुसलमान जज्बाती होता है। मुसलमान के तो जज्बात को खिरोद दो, फिर उससे कुछ भी करा लो। और तुम्हारे साथ यही होता चला आया आजादी से आज तक। अरे देखो, रिकॉर्ड उठाकर देखो, आजादी के वक्त जब ये देश आजाद हुआ था तो कांग्रेस पार्टी की हुकूमत बनी थी। उस कांग्रेस पार्टी ने एक सर्वे कराया कि इस देश के अंदर हर समाज की जांच की जाए कि किस समाज के पास कितनी ताकत है। सारे समाजों के साथ साथ आपकी ताकत का आकलन भी किया गया। रिपोर्ट आई कि मुसलमानों के पास 27-28% ताकत है। इसका सीधा सीधा क्या मतलब था? यहां की राजनीति में 28% मुसलमानों की हिस्सेदारी, यहाँ के कारखाने फैक्ट्रियां 27-28% मुसलमानों की, यहाँ की जमीन जायदाद 27-28% मुसलमानों की, यहाँ की नौकरशाही 27-28% मुसलमानों की, या पटवारी से लेके कमिश्नर तक, सिपाही से लेके आई तक 27-28% मुसलमान होते थे। ये रिपोर्ट आई, ये रिपोर्ट सही थी, गलत नहीं थी। और उसी कांग्रेस पार्टी ने अब से 12 साल पहले आपने सुना होगा सच्चर कमेटी बनाई थी, और उस सच्चर कमेटी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप इस देश के अंदर मुसलमानों की ताकत का आकलन करें। और उस कमेटी ने हर एंगल से जब मुसलमानों की ताकत का आकलन किया तो रिपोर्ट आई कि मुसलमानों के पास 3.5% ताकत है। अब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि ताकत तुम्हारी कहां चली गई? किसने खत्म कर दी? किसे तुमने देश में प्रदेश में वोट दिया?
जिन लोगों को तुमने देश में प्रदेश में वोट दिया, उन्होंने तुम्हारे वोट लिया, हुकूमत पर बैठे और तुम्हें कमजोर करने का काम किया। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी राजनीतिक ताकत खत्म करी, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी नौकरशाही खत्म करी, नए नए कानून बना के तुम्हारी जायदादों को हड़प कर लिया गया, तुम्हारी जायदादों को टुकड़ों में बांट दिया गया। और जब बस नहीं चला, जहां जहां बड़े बड़े शहरों में तुम्हारे कारोबार थे, तुम्हारी हैसियत थी, तुम्हारा वजूद था, कारखाने फैक्ट्रियां थी, वो एक साजिश के तहत हिंदू मुस्लिम दंगे करा दिए, तुम्हारी हैसियत को नेस नाबूद करके रख दिया। अरे रिकॉर्ड उठाओ, आज तक जितने भी दंगे हुए हैं आजादी से आज तक, उन्हीं शहरों के अंदर हुए जहां तुम्हारी ताकत थी, जहां तुम्हारा वजूद था, जहां तुम्हारे कारखाने फैक्ट्रियां थी। एक शहर भी तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा जहां तुम्हारी ताकत कम थी, वहां हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज कहते हो कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहे, कोई कहता हमारे बुजुर्ग की बेइज्जती कर दी, कोई कहता हमारे इदारों को नुकसान पहुंचा दिया, कोई कहता हमारे बेटे का इनकाउंटर कर दिया। सोचो क्यों होता है तुम्हारे साथ? क्योंकि आज तुम्हारे पास ताकत नहीं है, इसलिए तुम्हारे ऊपर जुल्म हो रहा है। और हमेशा याद रखो, कमजोर के ऊपर जुल्म होता है, ताकतवर के ऊपर कभी जुल्म नहीं होता। आज तुम सबसे ज्यादा कमजोर हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर जुल्म हो रहा है। कैसे कैसे खेल तुम्हारे लिए खेले जाते हैं, लंबा भाषण हो जाएगा, शॉर्ट कर रहा हूं मैं। कैसे कैसे खेल तुम्हारे लिए खेले जाते हैं, किस तरीके से तुम्हारे 20% वोटों की खातिर तुम्हारे इदारों को खत्म कर दिया जाता है, तुम्हारा कत्लेआम किया जाता है, तुम्हें बेइज्जत किया जाता है, तुम्हें लूटा जाता है, तुम्हें बर्बाद किया जाता है, आपकी 20% वोटों की खातिर। किस तरीके के खेल खेले जाते हैं। आज कहते हैं हम मुसलमानों के हमदर्द हैं, कांग्रेस के लोग कहते हैं, सपा के लोग कहते हैं। आप सोचो कैसे ये तुम्हारे हमदर्द हो सकते हैं जब इनकी सरकार थी। आज इस कदम पे अगर भारतीय जनता पार्टी आई है तो इसे कौन लाया है? आज अगर इस देश में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है तो किस बहाने से आई है? आप देखो, सोचो जरा। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो शिवसेना, बजरंग दल भारत और आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी आदि संगठनों ने ऐलान कर दिया कि हम बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर बनाएंगे। सरकार किसकी थी? समाजवादी पार्टी की। उन्होंने यह ऐलान कर दिया और समाजवादी पार्टी के मुखिया ने ऐलान कर दिया कि हम बाबरी मस्जिद की हिफाजत करेंगे, किसी को पर नहीं मारने देंगे। बहुत सारे कार सेवक वहां पहुंच गए। जब तुम्हारी सरकार थी तो कार सेवक कैसे पहुंच गए? क्यों नहीं रोका गया? अगर पहुंच गए तो फिर मंदिर की गुंबद पर, मस्जिद की गुंबद पर क्यों चढ़ गए? सरकार तुम्हारी थी तो क्यों चढ़ गए? मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, पूछो जरा। अगर तुम्हारे साथ खेल नहीं तो और क्या है? और चढ़ गए तो उन्हें पकड़वाए के बंद भी किया जा सकता था, थाने में भी ले जाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। एक साजिश के तहत उन पर गोली चलवा दी गई, 10-12 कार सेवकों को मरवा दिया गया। उनका मरना हुआ है, देश में आग लग गई। जने कितने हिंदू भाई मारे गए, कितने मुसलमान भाई मारे गए। और एक तरफ ये ऐलान हो गया, वो हिंदुओं के रहबर बन गए, वो मुसलमानों के रहबर बन गए, दोनों तरफ से कमान तन गई। नतीजा यह निकला, लंबी बात हो जाएगी, शॉर्ट करूंगा। नतीजा यह निकला कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बन गई। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत जब बन गई तो फिर मस्जिद को शहीद कर दिया गया। और जब मस्जिद शहीद हो गई तो फिर किस तरीके के खेल खेले गए? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, किसकी सरकार थी? ऊपर कांग्रेस की थी, नीचे समाजवादी पार्टी की सरकार थी। इस सरकार में मैं आप लोगों से एक जवाब लेना चाहता हूं, किसकी सरकार में आपके हमदर्द बनते हैं? ये किसने ये आग लगाई? किसने यहां तक भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाया? आज मैं आप लोगों के बीच में ये बात रख रहा हूं, थोड़ा सा वक्त मिला है।
किसकी सरकार में बाबरी मस्जिद को कुर्क किया गया? किसकी सरकार में बाबरी मस्जिद में ताला डाला गया? किसकी सरकार में ताला खुलवाया गया? किसकी सरकार में मूर्ति स्थापित की गई? किसकी सरकार में पूजा की इजाजत दी गई? और किसकी सरकार में मस्जिद को शहीद किया गया? मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, क्या इस सब को तो बर्दाश्त कर सकते हो? जो तुम्हारे इदारों को, तुम्हारी मस्जिदों को शहीद करते हो, फिर वे कहते हैं कि हम तुम्हारे हमदर्द हैं। ये सपा कांग्रेस के लोग कभी तुम्हारे हमदर्द नहीं हो सकते, क्योंकि मैं जानता हूं मुसलमान अपने ऊपर जुल्म सह सकता है, अपने बच्चों के ऊपर जुल्म सह सकता है, अपने परिवार के ऊपर जुल्म सह सकता है। अगर उसके दीन के इदारे की तरफ को कोई उंगली उठाए, मर सकता है, मिट सकता है, उसे बर्दाश्त नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ऐसे लोगों को तुम्हें कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। वोट देने की तो बहुत दूर की बात है। और किस तरीके का खेल खेला गया? भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बन गई, आदरणीय बहन जी मैदान में आई, कुछ नहीं कह सकती थी, लेकिन अपनी प्लानिंग के हिसाब से 3 बार सरकार बनाई। और किससे मिलकर बनाई? भारतीय जनता पार्टी से मिलकर बनाई। ये हमारी नेता की एक पॉलिसी थी। ये पॉलिसी नहीं थी कि हम भारतीय जनता पार्टी से मिलकर सरकार बना रहे हैं। 3 बार की सरकार में आप सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से मिलकर सरकार बनाई। आप इतने सारे लोग बैठे हो, 3 बार की सरकार में हमारी नेता ने अपने मिशन के हिसाब से सरकार चलाई। अगर उन्होंने कहीं अड़ंगा डालने की कोशिश की तो सरकार छोड़ दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर सरकार नहीं चलाई। ये रिकॉर्ड है। एक मुसलमान का भाई बताए किसी को नुकसान हुआ हो, एक किसी अपर कास्ट का, बैकवर्ड का, माइनॉरिटी का या ऐसी समाज का व्यक्ति बताए कि 3 बार की सरकार में किसी को नुकसान हुआ हो, लेकिन एक नुकसान भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा हुआ। 3 बार की सरकार में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कमजोर हो गई। और कमजोर होने के बाद उन्होंने फिर यह फैसला कर लिया 2003 में कि हम समाजवादी पार्टी के साथ मिल जाएंगे। लेकिन बहन जी ने भी ये फैसला कर लिया कि हम दोनों को खत्म कर देंगे, हम दोनों का इलाज कर देंगे। और सर्व समाज के भाइयों के बल पे 2007 में अकेले दम पे सरकार बनाई। बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड उठाकर देख लो, दूसरे दलों से मिलकर सरकार बनाते हैं। समाजवादी पार्टी का रिकॉर्ड उठाकर देख लो, दूसरे दलों से मिलकर सरकार बनाते हैं। और हमारी नेता आदरणीय बहन जी ने अकेले अपने दम पे 2007 में सरकार बनाकर दिखाया। ये हमारा रिकॉर्ड है। और कैसी सरकार चलाई ये तो मैं आपको फिर बताऊंगा। किस तरीके की सरकार चलाई? सर्व समाज के हित के कार्य में, सर्व समाज के हित में फैसले में, सर्व समाज को रोजगार दिया गया, सर्व समाज का विकास हुआ, कानून व्यवस्था इतनी दुरुस्त रही, बड़े से बड़ा अधिकारी 10 बजे आपकी बात सुनने के लिए बैठ जाता था। लंबी बात नहीं करूंगा, शॉर्ट कर रहा हूं। और कैसा शासन करके चलाकर दिखाया। 4 बार की सरकार में कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ, ना किसी हिंदू भाई की जान गई, ना किसी मुसलमान भाई की जान गई। ऐसा शासन करके दिखाया बहन जी ने। और कैसा भाईचारा पैदा किया। अगर कहीं कांटा हिंदू भाई के लगता था तो उसका दर्द मुसलमान महसूस करता था, और कहीं मुसलमान को कोई तकलीफ पहुंचती थी तो उसका दर्द हिंदू भाई महसूस करते थे। और इसका एक जीता जागता सबूत हमारे सर्व समाज के भाइयों ने उस दिन दिया, जब 30 सितंबर 2010 को राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का फैसला लखनऊ बेंच से आना था तो पूरे देश में सन्नाटा था। हर व्यक्ति सोचता था कि पता नहीं कैसे हालात पैदा होंगे, किस तरीके का माहौल इस देश में बनेगा, कैसे हालात से हम लोग गुजरेंगे। आसपास के प्रदेश वालों ने ऐलान कर दिया कि हमारे प्रदेश बंद रहेंगे। केंद्र में कांग्रेस की पार्टी की सरकार थी, उन्होंने आदरणीय बहन जी से कहा कितनी फोर्स चाहिए आपके प्रदेश में, फैसला आ रहा है, कितनी मिलिट्री चाहिए हमें बताइए। आदरणीय बहन जी ने कहा कि तुम्हारी मिलिट्री और फोर्स की मुझे जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है?
उन्होंने ऐलान कर दिया कि मेरा प्रदेश बंद नहीं रहेगा, चाहे पूरा देश बंद हो जाए। पूरा देश बंद हुआ, आदरणीय बहन जी ने कह दिया मेरा प्रदेश बंद नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने अपने हिंदू और मुसलमान भाइयों में ऐसा भाईचारा पैदा किया है। फैसला कोई भी आएगा हमारे हिंदू भाइयों को भी मंजूर होगा और मुसलमान भाइयों को भी मंजूर होगा। और जिस दिन फैसला आया, हमारा प्रदेश बंद नहीं रहा, हमारे ऑफिस भी खुले, कारखाने भी खुले, फैक्ट्रियां भी खुली, निरंतर सारे कार्य शुरू चलते रहे। और जब फैसला आया तो हमारे हिंदू भाइयों ने भी कबूल किया, मुसलमान भाइयों ने भी कबूल किया। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ऐसी सरकार बहन कुमारी मायावती जी ने चला कर दिखाई। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया और हर व्यक्ति खुशहाली के साथ इस प्रदेश में रहता था, अमन चैन से रहता था। लेकिन ये बात अच्छी नहीं लगी। किन्हें अच्छी नहीं लगी? भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, कांग्रेस पार्टी के लोगों को, समाजवादी पार्टी के लोगों को अच्छी नहीं लगी। और उन्होंने ये सोच लिया कि अगर 2012 में इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन गई तो फिर देश में भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। और उन्होंने अंदर अंदर तय कर लिया कि चाहे हम जीते चाहे तुम जीतो, लेकिन भारतीय जनता बहुजन समाज पार्टी नहीं जीतनी चाहिए। और जब 2012 का चुनाव आया, ये मैं रिकॉर्ड के साथ कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा आपके बीच में, क्योंकि मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है और ना मैं झूठ बोलता हूं, राजनीति जरूर करता हूं। अल्लाह का शुक्र है, नमाजी परहेजगार हूं, तहज्जुद भी पढ़ता हूं, आलिमों से ताल्लुक भी रखता हूं, मदरसे मस्जिद भी मैंने बनवाए, सब कुछ किया है। मैं झूठ पे बिल्कुल यकीन नहीं करता। तो इसलिए मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं, आपके सामने रिकॉर्ड है, जब 2012 का चुनाव आया तो हमारे मुकाबले पे सारी पार्टियां एक हो गई। अगर हमारा मुकाबला समाजवादी पार्टी से था तो भारतीय जनता पार्टी ने उस सीट पर सिलेंडर कर दिया। ये रिकॉर्ड है, उठाकर देख लो। अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी से हमारा मुकाबला था तो फिर समाजवादी पार्टी ने वहां अपने आपे को सिलेंडर कर दिया। ये रिकॉर्ड है, उठाकर देख लो। और हमें सत्ता से बाहर कर दिया गया, हमें सत्ता से हटा दिया गया एक प्लानिंग के तहत। और जब हम सत्ता से हट गए तो फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई। और जिस दिन सरकार बनी, इस प्रदेश में गुंडा राज कायम हो गया। आपके सब कुछ सामने है। और भारतीय जनता पार्टी से मिलके कैसे हालात पैदा किए। मैंने कहा ना कि 20% मुसलमानों की वोट की खातिर मुसलमानों का खून बहाया जाता है। कैसा माहौल पैदा कर दिया गया। हिंदू मुस्लिम दंगे करा दिए गए प्रदेश में, चाहे वो आजमगढ़ हो, चाहे कोसी कला हो, चाहे मसूरी हो, चाहे आपका कहां तक गिनाऊंगा, चाहे आपके पास का ये मुजफ्फरनगर का दंगा हो। मेरे भाइयों, एक दंगे के तहत कैसा माहौल पैदा कर दिया गया, सब आपको जानकारी, आपके बरोबर का मामला है। किस तरीके के हालात पैदा गए, लाखों लाखों लोग घर छोड़ के बाहर आ गए। अरे इनकी सरकार थी, इनसे दंगा नहीं रोका गया। हमारी 4 बार की सरकार में क्यों नहीं हुए दंगे। एक प्लानिंग के से दंगा करवा दिया गया और इस दंगे की गूंज पूरे देश में चली गई, हिंदू मुस्लिमों में बट गए। ऐसे हालात इन्होंने पैदा कर दिए और फिर ऐलान कर दिया मिलके कि हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यह ऐलान कर दिया हमारा मुकाबला कांग्रेस और सपा गठबंधन से। और हमारे मुसलमान भाइयों ने फैसला कर लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अपना एक वोट कांग्रेस और सपा गठबंधन को देंगे। लेकिन हालात क्या पैदा हुए, सब तुम्हारे सामने, पिक्चर उठाकर देख लो। तुम ईमानदार हो, वफादार हो, जो कह देते हो करते हो। अपना एक वोट गठबंधन को दे दिया, तुम्हारा वोट सही सलामत पड़ा और उनका वोट भारतीय जनता पार्टी को चला गया। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बन गई और तुम खड़े के खड़े देखते रह गए। 2017 का चुनाव आया, देश में उनकी हुकूमत बन गई, फिर देश में नंबर आया, तो फिर आपको ऐसे आपको बहकाया गया कि गठबंधन का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला गठबंधन से है। और तुमने फैसला कर लिया ऐसे गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अपना एक वोट भारतीय समाजवादी पार्टी गठबंधन को दे दिया। और उनका वोट, एक रिकॉर्ड है, ये उठाकर देख लो सारी सीटों पे, जो उनका वोट है वो कहां चला गया, वो भारतीय जनता पार्टी को चला गया। तुम्हारा वोट रह गया और तुम फिर बहकावे में आ गए। 2022 में ऐसे हुआ, 2024 में हुआ। मेरे भाइयों, मेरे साथ दोस्तों, तुम्हारे साथ धोखा होता चला आया है। अरे देखो, अगर इसी वोट को तुम ईमानदारी से, जितना वोट तुमने समाजवादी पार्टी को दिया है,
अगर 2014 में मिला दो, 2017 में मिला दो, 2022 में मिला दो और 2024 में मिला दो, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत किसी भी हाल में नहीं बन सकती। अगर बन सकती है या तो तुम्हारी बनेगी, नहीं तुम्हारे बगैर किसी की नहीं बनेगी। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी आप लोगों से अपील है, आप लोगों से ये अपील है मेरी आपसे कि सोच लो, समझ लो अच्छी तरीके से। कितना ही भी आप ताकत लगाए कि इस गठबंधन को वोट दे दो, कभी तुम सफलता नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा वोट ईमानदारी से इस पर चला जाता है, इनका वोट भारतीय जनता पार्टी को चला जाता, कभी भी सफलता नहीं पाओगे। अगर सफलता भी नहीं मिलोगे तो अगर इन्होंने अपना वोट भी दे दिया, तुम्हारा भी वोट मिल गया, तब भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते। अब देखो कैसे हरा सकते हो, कैसे अपने अधिकार पा सकते हो। 4 बार की आपने सरकार देखी, बहुजन समाज पार्टी का नारा है कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बार बार ऐलान करती है, ए मेरे मुसलमान भाइयों, आओ हमारे साथ जुड़ो, तुम्हारी 20% हिस्सेदारी है, हम तुम्हें 25% हिस्सेदारी देंगे, अपनी ताकत हासिल कर लो। और 4 बार की सरकार में करके भी दिखाया है, और हकीकत भी है। अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है, उन लोगों को भैया से भगाना है, कैसे कैसे तुम्हारे बीच में आते हैं, इनसे एक सवाल पूछ लो, इनसे जो ये तुम्हारे हमदर्द बनते, इनसे ये पूछ लो, किसकी सरकार में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था? कल्याण सिंह की सरकार में। कौन ऐसा शख्स था जिसने ऐलान किया था बाबरी मस्जिद ढहाने के बाद कि बाबरी मस्जिद के गुंबद पर मैंने पहला फावड़ा मांगा, साक्षी महाराज। अरे ये तुम्हारे इतने हमदर्द हैं जो तुम्हारे इदारों को शहीद करते हैं, उन्हें कौली भर भर कर अपनी पार्टी में शामिल करते हैं, सरकार की खातिर उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करते हैं। उनके बेटे को, यानी कल्याण सिंह के बेटे को, जिसे अदालत ने भी सजा सुनाई हो, उसके बेटे को अपनी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाते हैं। साक्षी महाराज जो ऐलान करता है हमने बाबरी मस्जिद की गुंबद पर पहला फावड़ा मारा है, उसको अपनी सरकार में, राज्यसभा में भेजने का काम करते हैं अपनी पार्टी की तरफ से। ये कहते हैं हम तुम्हारे हमदर्द हैं, ये कभी तुम्हारे हमदर्द नहीं हो सकते। अगर तुम्हारा कोई सच्चा हमदर्द है तो बहन कुमारी मायावती है। अपनी 4 बार की सरकार में आपने देखा है, अगर किसी मुसलमान की तरफ को किसी ने उंगली उठाने की कोशिश की, उसे मुंह तोड़ जवाब देने का काम बहन जी ने किया है। आपको मालूम होगा, जब हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी से मिलकर चल रही थी, तो शिवसेना, बजरंग दल, RSS और भारतीय जनता पार्टी ने यह ऐलान कर दिया कि मथुरा की ईदगाह के अंदर हम यज्ञ करेंगे। तो बहन जी ने कहा कि मैं अपनी सरकार में कोई नई परंपरा नहीं पढ़ने दूंगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने 2 टूक शब्दों में कहा कि अगर तुम ऐसा नहीं करने दोगी तो हम तुम्हारी सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। आदरणीय बहन जी ने कहा कि कल के होते आज ले लो, जब तक इस कुर्सी पर बैठी हूं मथुरा की ईदगाह की हिफाजत करूंगी, किसी परिंदे को पर नहीं मारने दूंगी। और मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आपके सामने रिकॉर्ड है, टीवी उठाकर टीवी पे देखा होगा, समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, सोशल मीडिया पर देखा होगा, कैसी व्यवस्था की। 4-4 किलोमीटर तक ऐसी व्यवस्था की, इंसान की तो बात छोड़ो, किसी परिंदे के पर मारने की हिम्मत नहीं हुई। 4 किलोमीटर के बाहर हमारे हिंदू भाइयों ने यज्ञ किया, हमारे हिंदू भाई भी सही सलामत रहे, हमारे मुसलमान भी सही सलामत रहे और मुसलमानों की ईदगाह भी सही सलामत रही। ऐसा कार्य बहन कुमारी मायावती जी ने करके दिखाया। आपको मालूम होगा, हमारी सरकार में पीलीभीत के अंदर एक बहुत बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के भरी सभा में, जो आजकल तिरछे तिरछे फिरते हैं, वरुण गांधी, भरी सभा में उन्होंने क्या ऐलान किया था पीलीभीत के अंदर कि मुसलमानों को यहां रहने का हक नहीं है, मुसलमानों को ये देश छोड़ के चला जाना चाहिए। अगर मुसलमान इस देश को छोड़कर नहीं जाएंगे तो हम उनका कत्लेआम कर देंगे, सर कलम कर देंगे, हाथ कलम कर देंगे। उसी वक्त आदरणीय बहन जी ने कहा कि खबरदार, अगर मेरे प्रदेश में मेरे किसी मुसलमान भाई को किसी ने टच करने की कोशिश की तो मैं उसे किसी भी हालत में नहीं बख्शूंगी, चाहे वो इस देश की कितनी बड़ी ताकत क्यों ना है। और उसी वक्त संगीन अपराधों में मुकदमे कायम करके सलाखों के पीछे डाल के NSA की कार्रवाई करने का काम किया। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों,
अगर कोई तुम्हारा सच्चा हमदर्द है, जज्बाती बात बहन जी नहीं करती, जितना करती उतना करके दिखा, जितना कहती उतना करके दिखाती हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी आप लोगों से अपील है, सर्व समाज के भाइयों के साथ साथ अपने मुसलमान भाइयों से अपील है, क्योंकि बहुत सारा वक्त हो गया, बात बहुत सारी करनी चाहता था आपके बीच में। मेरे आप लोगों से अपील है, गुजारिश है, और खास तौर से मुसलमानों से गुजारिश है कि अगर तुम्हारा सच्चा कोई हमदर्द है तो बहुजन समाज पार्टी है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। अगर तुम्हें अपनी ताकत हासिल करनी है तो केवल यही रास्ता तुम्हारे पास बचा है, इसके अलावा कोई रास्ता तुम्हारे पास नहीं है। और क्यों नहीं ये रास्ता? आज मेरी बात सुनो, आज तुम मेरी बात पर गौर करो और सुन लो, और सुनने के बाद रात को लेट कर सोचना। एक भाई, काफी समझदार भाई बैठे, आज घर जाके ये सोचना कि इस देश के अंदर जितनी पार्टियां हैं, जितनी पार्टियों के लोग हैं, ये सोचो कि इस देश में जितनी पार्टियां हैं, जितनी पार्टी के लोग हैं, इनमें कौन हमारा साथ दे सकता है, क्योंकि अकेले तुम कुछ नहीं कर सकते। कौन तुम्हारा साथ दे सकता है, कौन तुम्हारे साथ चल सकता है, कौन तुम्हारे दुख दर्द में खड़ा हो सकता है, कौन तुम्हारे साथ हर मोड़ पर खड़ा हो सकता है। अगर तुम ईमानदारी से फैसला करोगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं, ये फैसला करोगे, अगर इस देश में कोई तुम्हारा साथ दे सकता है तो ये बहुजन समाज के लोग दे सकते हैं, बहन कुमारी मायावती जी दे सकती है, इसके अलावा कोई नहीं दे सकता। और देने का कारण क्या है? देने का कारण यह है कि इस देश के अंदर ये सैकड़ों साल पिटे हैं, और तुम भी आजादी से आज तक पिट रहे हो। पिटे हुए का दर्द पिटावा ही जान सकता है। जो हुकूमत कर रहे हैं वो न तुम्हारे दर्द को जानेंगे, न तुम वो इनके दर्द को जानेंगे, क्योंकि ये इस दौर से गुजरे हैं और तुम इस दौर पे चल रहे हो। ये तुम्हारे दर्द को जान सकते हैं, तुम इनके दर्द को जान सकते हो। ये भी पिटे हैं, तुम भी पिटे हो। पिटे पिटो का साथ हो सकता, पीटने वाले और पिटने वाले का कभी साथ नहीं हो सकता। और हमेशा याद रखो, कमजोर ये भी है, तुम भी हो। कमजोर कमजोर का साथ दे सकता, कभी ताकतवर कमजोर का साथ नहीं दे सकता। गरीब ये भी है, गरीब तुम भी हो। गरीब गरीब का साथ दे सकता, कभी अमीर गरीब का साथ नहीं दे सकता। पिटा हुआ पिटे हुए का साथ दे सकता, कभी पीटने वाला पिटने वाले का साथ नहीं दे सकता। अगर कोई तुम्हारा साथ दे सकता है तो ये बहुजन समाज के लोग दे सकते हैं, ये तुम्हारा साथ दे सकते हैं, तुम इनका साथ दे सकते हो, और बाकी कोई तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। अभी मेरी बात शायद समझ में नहीं आई, एक छोटी सी मिसाल देकर समझाता हूं, आपका थोड़ा सा मूड भी बदल जाएगा। आपने बाजरे की खिचड़ी देखी होगी। अगर बाजरे की खिचड़ी में दूध मिला दिया जाए तो वो उसमें मिक्स नहीं होता। अगर उसमें मट्ठा मिला दिया जाए तो वो उसमें मिक्स हो जाता है। दूध क्यों नहीं मिक्स होता? मट्ठा क्यों मिक्स हो जाता है? क्योंकि बाजरे की खिचड़ी कुटी हुई होती है। दूध आता है, गर्म होकर खिचड़ी में पड़ जाता है, खिचड़ी नीचे बैठी रहती है, दूध ऊपर तैरता रहता है। आप उसे चम्मच से कितना ही भी चला लो, खिचड़ी नीचे बैठी रहेगी, दूध ऊपर तैरता रहेगा, उसमें मिक्स नहीं होता। मट्ठा क्यों मिक्स हो जाता है? क्योंकि बाजरे की खिचड़ी मूसल से कुटकर बनती है, तो मट्ठा भी रही से पिटकर बनता है। पिटे पिटो का मेल हो सकता, पीटने वाले पिटने वाले का कभी मेल नहीं हो सकता। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अगर तुम्हारा आपस में मेल हो सकता है तो इन बहुजन समाज के लोगों से हो सकता है, इसके अलावा इस देश में किसी से तुम्हारा मेल नहीं हो सकता। इसलिए आज हाथ उठाकर कसम खाओ कि आने वाले वक्त में जब भी बहुजन समाज पार्टी को कोई जरूरत पड़ेगी, एक मुसलमान का बेटा उसके बहुजन समाज पार्टी के साथ रहेगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरी बात को सुना। अब मैं आखिर में जो हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है, उनका एक पैगाम आपके बीच में लेकर आया। और वो पैगाम क्या है आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बहुत जल्द इस प्रदेश में आम चुनाव होने वाला है, और आम चुनाव में हमारी नेता आदरणीय बहन जी ने फैसला किया है कि इस बार हम अपने सर्व समाज के भाइयों के बल पर, जो हमने 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार चला के सर्व समाज के हित के कार्य किए हैं,
उन्हें बता बताकर और आज सर्व समाज के भाई हमारे साथ हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी उन्होंने देखी है और समाजवादी पार्टी की सरकार भी देखी है। आज इन सरकारों से पूरी तरीके से दुखी हैं और उन सर्व समाज के भाइयों ने फैसला कर लिया है कि आने वाले चुनाव में एक सर्व समाज का भाई, दलित, पिछड़ा, मुसलमान, अपर कास्ट का के भी एक भाई 88% लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ होंगे। ये फैसला कर लिया है। इसलिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने भी ये फैसला किया है कि सबसे पहले हम अपनी पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे। और आज उसी कड़ी में आपके ऐसी शख्सियत, आपके हर दिल अजीज साथी जो सर्व समाज के प्रिय नेता हैं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर फिरोज आफ्ताब भाई को सहारनपुर देहात विधानसभा का प्रभारी नियुक्त किया जाता है, प्रत्याशी नियुक्त किया जाता है। समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।